बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जिन टॉपिक पे मुश्तमिल है, आइए उनको डिस्कस करने के लिए हम लोग मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया, रिकॉल योर मेमोरी प्लीज। हम डिस्कस कर रहे थे एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में। ठीक है, ऐसी मेडिसिन को कहा जाता है जो इस्तेमाल करने वाले को अपना आदी बना देती हैं। स्टूडेंट्स, एडिक्टिव ड्रग्स की बात की जाए, इसके मुख्तलिफ इकसाम हैं। फॉर एग्जांपल, एडिक्टिव ड्रग के एग्जांपल में सेडेटिव्स भी शामिल हैं, नारकोटिक्स भी शामिल हैं, हेलोसिनोजेंस भी शामिल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नारकोटिक्स की बात की जाए तो ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं। ठीक है, सेडेटिव्स की बात की जाए तो ये भी पेन किलर का काम करती हैं और ये सुकून आवर मेडिसिन हैं। ठीक है, इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट को कम कर देती हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असरअंदाज होती हैं और मरीज़ को सुकून की हालत में लेकर के जाती हैं। नारकोटिक्स की बात की जाए, ये भी पेन किलर्स हैं और इनमें हीरोइन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली एब्यूसिव नारकोटिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये दवाइयाँ लंबे अरसे तक ली जाएं तो इस्तेमाल करने वाले के जिस्म में मुख्तलिफ़ ख़राबियाँ पैदा कर देती हैं, दिमाग के काम करने की रफ्तार को सुस्त कर देती हैं, थकावट, गनूदगी और चक्कर आने लगते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इनको ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो ख़ुदकुशी के ख़यालात जन्म लेना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन का अमल बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स, अगर वेस्ट की बात की जाए तो मगरबी ममालिक में हीरोइन को एक नहायत ही सेंसिटिव ड्रग्स के तौर पे एनाल्जेसिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्यूट पेन से निजात दिलाने के लिए, शदीद किस्म की दर्द को ख़त्म करने के लिए, जो कि ऑपरेशन के बाद होती है या फिर किसी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से होती है या फिज़िकल ट्रॉमा या इंजरी की वजह से होती है, ये दवा इस्तेमाल की जाती है। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल यूजेज ऑफ मेडिसिन। ड्रग्स की बुनियाद पर ड्रग्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिन्हें एंटीबायोटिक्स बोला जाता है, सेडेटिव्स बोला जाता है, एनाल्जेसिक्स बोला जाता है, वैक्सीन्स बोला जाता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया एंटीसेप्टिक के बारे में, वैक्सीन्स के साथ साथ डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में। ठीक है, हमने डिस्कस किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के काम के बारे में और इसी तरह जोसेफ के स्टेराइल सर्जरी के आइडिया के बारे में। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं फर्दर एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में। एडिक्टिव ड्रग्स में हेलोसिनोजेंस भी शामिल हैं। हेलोसिनोजेंस की बात की जाए, ये ऐसी एडिक्टिव मेडिसिन हैं जो आपके ख़यालात में तब्दीली लेके आती हैं, आपके थॉट्स को बदल देती हैं, आपके परसेप्शंस को चेंज कर देती हैं, आपके इमोशंस पे असरअंदाज होते हैं और साथ ही साथ आपके होशो हवास पे असरअंदाज होती हैं। ख़यालात, सोचो विचार, चीज़ों को परसीव करने का ज़ाविया, आपके जज्बात, आपके होशो हवास हेलोसिनोजेंस को इस्तेमाल करके मुतासिर होते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर दो ग्रुप्स शामिल हैं, एक को मेस्केलिन कहा जाता है, एक को सिलोसिन कहा जाता है। मेस्केलिन की बात की जाए तो ये कैक्टस के पौधे से हासिल होता है। कैक्टस क्या है? ये एक पौधे का नाम है, ये कांटों वाला पौधा होता है। ठीक है, इसी तरह सिलोसिन जो कि मशरूम से हासिल होती है, मशरूम एक एग्जाम्पल है फंगस की। ठीक है स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो बेसिकली फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में हेलोसिनोजेन जो है वो आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम पर असरअंदाज होती है। बेसिकली सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसको कहा जाता है? रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12 में। आपके नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है और एक को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। अब जो CNS है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल है। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो आपके जो पूरे जिस्म में नर्व्स फैली हुई हैं उन पे कंसिस्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फर्दर दो डिवीजन है, एक को सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और एक को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो इसका काम वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना है। ये दवा जिसे हेलोसिनोजेन कहते हैं, ये आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे असरअंदाज होती है। ठीक है, आइए हम अब देखते हैं इसके फर्दर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। स्टूडेंट्स, और मज़ीद इफ़ेक्ट्स ये हैं, प्यूपिल्स डायलेट, इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने की वजह से आँखों के जो पपोटे जिन्हें हम प्यूपिल्स कहते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, यानी कि खुल जाते हैं। कंस्ट्रिक्शन इन आर्टरीज, कुछ आर्टरीज आपके जिस्म में जो पाई जाती हैं हेलोसिनोजेन को इस्तेमाल करने की वजह से सुकड़ जाती हैं। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन का मतलब है सुकड़ जाना। नेक्स्ट इज राइज इन ब्लड प्रेशर। स्टूडेंट्स, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है। ठीक है,
इसके बाद बात की जाए मैरिजुआना, इसको हशीश भी कहा जाता है। ये एक मिसाल है हेलोसिनोजन की, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हेलोसिनोजन जिसको तंबाकू नोशी के ज़रिए से, स्मोकिंग के ज़रिए से इस्तेमाल किया जाता है, ये दरअसल मैरिजुआना है, हशीश भी इसी का नाम है, ठीक है। इसको हासिल किया जाता है मैरिजुआना के पौधे से, उसके तने से, उसके पत्तों से और उसके फूल से, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसकी 2 स्पीशीज़ हैं, ठीक है, कैनाबिस सैटिवा और कैनबिस इंडिका। ये 2 इसकी स्पीशीज़ है। इनके पत्तों से, इनके तने से और इनके फूल से ये मैरिजुआना हशीश तैयार की जाती है और इसको तंबाकू के साथ मिला करके इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस्तेमाल करने वाले को फीलिंग ऑफ वेल बीइंग यानी ऐसा एहसास पैदा होता है कि जैसे उसके इर्द गिर्द बिल्कुल सब बेहतरीन चल रहा है और ये एहसास 2 से 3 घंटों तक बाकी रहता है, ठीक है। और इस्तेमाल करने वाला अगर ज़्यादा मिकदार में इसको इस्तेमाल करता है तो दिल की धड़कन मुतासिर होती है, मर्दों के अंदर स्पर्म की पैदावार मुतासिर होती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। चीज़ों की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। हेलोसिनेशन का एक लफ्ज़ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। हेलोसिनेशन उस कंडीशन को कहते हैं दैट हैव नो बेसिस इन रियलिटी बट अपीयर रियलिस्टिक, ठीक है। एक ऐसी हकीकत जो दिखने में यूँ लगता है कि वाकई ही ऐसा है लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसे हम हेलोसिनेशन बोलते हैं। यानी आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि इस्तेमाल करने वाला अपनी ख़याली दुनिया में खो जाता है, उसको अपने इर्द गिर्द हर तरफ सुख और आराम दिखाई देता है, उसके जहन से जितने भी दुख और परेशानियाँ आते हैं वो दूर हो जाते हैं और ये राह फ़रार इख्तियार करने का तरीका है। अगर लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल किया जाए तो इस्तेमाल करने वाला ख़ुदकुशी की तरफ कदम बढ़ा सकता है। हमारा मज़हब हमें हुक्म देता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद और मायूस नहीं होना चाहिए। हमें भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि अपने दिलों में ईमान को पुख्ता करें, ठीक है। अल्लाह पर तवक्कुल को मजबूत बनाएं और तमाम परेशानियां अल्लाह ताला की ही तरफ से हैं, वो आजमाइश भी हो सकती हैं। हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और न मायूसी और नाउमीदी से अपना ताल्लुक़ ना जोड़ें। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम्स। जो लोग नशा आवर अद्वायात को इस्तेमाल करते हैं उनमें कौन से मसाइल जन्म लेते हैं, आइए 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, सोशल स्टिग्मा, वो लोग जो नशा आवर अद्वायात का इस्तेमाल करते हैं माशरती तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। जब वो हेलोसिनोजेंस को यूज़ करते हैं, नारकोटिक्स को यूज़ करते हैं या एडिक्टिव ड्रग्स को यूटिलाइज़ करते हैं, उनकी बॉडी इसकी एडिक्टिव हो जाती है। इसके बगैर उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, शब व रोज़ बसर करना मुश्किल हो जाता है और वो नफ्सियाती तौर पर मरीज़ बन के रह जाते हैं। उनके रवैये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। उनके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती कि अब वो क्या करते हैं और इससे ही अगले लम्हे में वो क्या लग जाएंगे। इसीलिए मुआशरा उन्हें नापसंद करता है, मुआशरती तौर पर वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। इसे हम सोशल स्टिग्मा का नाम देते हैं। क्राइम्स रिलेशन, जो लोग नशा आवर अद्वियात का, मेडिसिन का यूज़ करते हैं जो कि उनके रवैये अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, उनका ख़ुद पर इख्तियार कमज़ोर हो जाता है, वो जो भी काम करते हैं उस पर इख्तियार उनका नहीं रहता है और इसके रिज़ल्ट में वो जराइम की दुनिया में चले जाते हैं। माशरती तन्हाई की वजह से, लोगों के मेल मिलाप ख़त्म हो जाने की वजह से वो दरअसल जराइम की दुनिया में चले जाते हैं और क्राइम्स का क्लोज़ रिलेशन है एडिक्टिव ड्रग्स के साथ और ड्रग एडिक्शन के साथ, ठीक है। तहकीक के मुताबिक, साइंसदानों के मुताले के मुताबिक, वो लोग जो नशा आवर अद्वियात यूज़ करते हैं अल्टीमेटली वो जराइम में मुलविस हो जाते हैं। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, ऐसे लोगों के रवैये जो है बहुत अजीब होते हैं और उनका ख़ुद पर इख्तियार ख़त्म हो जाता है, सोशल बिहेवियर उनका वीक हो जाता है, उनके सोशल लिंकिंग कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ जस्ट पोजेशन इज़ लॉ वायलेशन। स्टूडेंट्स, यही वजह है कि महज अगर नशा आवर अद्वियात किसी से बरामद कर ली जाए तो ये काबिल सज़ा जुर्म है और पुलिस को इख्तियार हासिल है कि वो ऐसे शख्स को गिरफ़्तार कर सके या कर सकती है, ठीक है। ऐसे लोग जो नशे के आदी हो चुके होते हैं वो मुख्तलिफ जराइम में मुलविस पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉबरी, डकैती को कहा जाता है, शॉपलिफ्टिंग, ठीक है, जो कि दुकान में चोरी, ठीक है, और बर्गलरी, ठीक है, नकबजरी को कहा जाता है। इसके अलावा वो ग़ीबत करते हैं, ख़यानत करते हैं, ठीक है, करप्शन को कहा जाता है। वायलेंट क्राइम्स, ठीक है, नशा करने वाले नशे के आदी अफराद पुरतशद्दुद जराइम में मुलविस पाए जाते हैं, ठीक है।
साइकिक पेशेंट, ऐसे लोग नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमें ज़रूरत है कि हम मायूसी और नाउमीदी को छोड़ते हुए अल्लाह पर तवक्कुल को मजबूत बनाएं। उम्मीद का दामन बिल्कुल भी मत छोड़ें। कुरान और नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाए रखें और अल्लाह ताला से ही मदद हासिल करें और दुआ करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जेलों में कैदियों की अक्सरियत ऐसे कैदी हैं जिनका जुर्म नशा आवर अद्वियात की बरामदी है, और ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये एक अलमिया है, सोचने का मुकाम है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स क्या है? ऐसी मेडिसिन्स हैं जो हमें नाम से ही पता लग रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इन्फेक्शन का जो बायस बन रहे हैं उनको ख़त्म कर देती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं और बीमारियों से बचाव में मदद देती हैं। इसकी डेफिनेशन आप यूँ कर सकते हैं, ड्रग्स यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, या एंटीबायोटिक्स आर द ड्रग्स दैट किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। यानी ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज में मददगार हैं या बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसे रोक देती हैं, ठीक है, या बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं, उन्हें एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन है और सिफेलोस्पोरिन है। स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स की दो मेजर कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक को बैक्टीरियोस्टेटिक बोलते हैं और एक को बैक्टीरियोसिडल बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स की बात की जाए तो ये ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया है और स्टैटिक का मतलब है उसकी ग्रोथ को रोक देना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप यूँ लिख सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसी तरह से बैक्टीरियासाइडल ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। साइडल का लफ्ज़ दरअसल किलिंग से रिलेटेड है और बैक्टीरिया से है। इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से कर सकते हैं कि ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स दैट किल बैक्टीरिया टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर कॉल्ड बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स। अब हम फर्दर डिटेल्स देखते हैं एंटीबायोटिक के कौन कौन से ग्रुप्स हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से क्या मुराद है। एंटीबायोटिक्स, स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन आप यूँ लिख सकते हैं, ड्रग्स दैट किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ऐसी मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया की नशोनुमा को या रोक देती हैं या फिर बैक्टीरिया को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी दो मेजर कैटेगरीज हैं, एक को बैक्टीरियासाइडल और एक को बैक्टीरियोस्टैटिक कहा जाता है, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक की बात की जाए, ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया की नशोनुमा को ग्रोथ को रोक देती हैं। एक और कैटेगरी भी है और वो नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से क्या मुराद है। आइए दोनों की डेफिनेशन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इनमें आप लिख सकते हैं, दीज आर द एंटीबायोटिक्स दैट आर यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस। ये ऐसी मेडिसिन्स हैं जो बड़े पैमाने पे बहुत से इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ मौसर हैं, कारगर हैं और काबिले इस्तेमाल है। आइए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आप यूँ डेफिनेशन कर सकते हैं, These are the antibiotics that are effective against few types of bacteria। ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बहुत कम बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल होती हैं। अब हम फर्दर डिटेल्स को देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स में मुख्तलिफ ग्रुप्स शामिल हैं, ठीक है, जैसा कि सबसे पहले सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये एंटीबायोटिक्स का एक ग्रुप है। इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये कैसे एक्ट करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया की सेल वॉल के बनाने के अमल पर ये एंटीबायोटिक्स असरअंदाज होती हैं और बैक्टीरिया को मार देती हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम बैक्टीरियासाइडल भी कह सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, इनकी एप्लीकेशंस की बात की जाए, इनके इतलाक़ की बात की जाए, इनके इस्तेमाल की बात की जाए तो मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज में ये मददगार हैं, जैसा कि नमूनिया में, सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस। स्टूडेंट्स, नमूनिया की बात की जाए, रिकॉल योर मेमोरी
चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं नमूनिया सांस की एक बीमारी है, फेफड़ों के अंदर ख़राबी की वजह से ये पैदा होती है, ठीक है। और मुतासिरा शख्स के फेफड़ों में म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, लंग टिश्यू की ब्रेक डाउन हो जाती है, पस एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिल्द की रंगत जो है वो चेंज हो जाती है, ऑक्सीजनेशन की कमी हो जाती है, सर्दी लगती है और साथ ही साथ बुखार हो जाता है। और इसकी वजह एक वायरस है, ठीक है। और इसके अलावा मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हैं और बैक्टीरियाज भी हैं। नमूनिया के इलाज में जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है वो है सिफेलोस्पोरिन। इसी तरह सोर थ्रोट की बात की जाए, सोर का मतलब होता है इन्फेक्शन, सोजिश का हो जाना, ज़ख़म का हो जाना। थ्रोट कहा जाता है गले को। सोर थ्रोट यानी कि गले की ख़राबी, गले का इन्फेक्शन है, ठीक है, गले में ज़ख़म का होना है, उसके लिए भी सिफेलोस्पोरिन ड्रग यूज़ होती है, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस की बात की जाए, टॉन्सिल्स का बन जाना टॉन्सिलाइटिस की वजह है। ब्रोंकाइटिस की बात की जाए तो ये भी एक सांस की बीमारी है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल की नालियों के सिकुड़ जाने की वजह से पैदा होती है। वजह क्या है? म्यूकस का ज़्यादा पैदा हो जाना। नतीजे के तौर पर मरीज़ को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और इस बीमारी के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है वो है सिफेलोस्पोरिन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नंबर 2 टेट्रासाइक्लिन। इस ड्रग की बात की जाए तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है, बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होती है, बहुत से इन्फेक्शन के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है, मौसर है, ठीक है। नंबर 2 बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक कर देती है, ठीक है। नंबर 3 इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनाने के अमल को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। और ये किन इन्फेक्शंस में मौसर है? रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक और इंटेस्टाइन के इन्फेक्शंस। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात की जाए, ये आपकी सांस की नाली का निज़ाम है, आपके फेफड़ों पर मुश्तमिल है, सांस की नाली पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अगर इस निज़ाम में कहीं पर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन ड्रग यूज़ की जाती है। यूरिनरी सिस्टम की बात की जाए तो हमारे जिस्म में गुर्दों और उनसे जुड़ा हुआ जो निज़ाम है, जो खून की सफाई करता है, उसे यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये सिस्टम किडनीज पे मुश्तमिल है, उनके साथ मुंसलिक नालियों पर मुश्तमिल है, ठीक है। इसका काम बेसिकली खून को साफ़ करना है, ब्लड से यूरिन को अलग करना है। अगर इसके रास्ते में कहीं इन्फेक्शन हो जाए तो टेट्रासाइक्लिन ड्रग यूज़ की जाती है। इसी तरह इंटेस्टाइन की बात की जाए, रिकॉल योर मेमोरी स्टूडेंट्स, 9th क्लास में चैप्टर नंबर 8 में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आंत को बोला जाता है, ठीक है। ख्वाह वो छोटी आंत हो या फिर बड़ी आंत हो, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक का, ये डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है। यहाँ पर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो भी टेट्रासाइक्लिन ड्रग इस्तेमाल की जाती है। ओके, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी को देखते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले आप ये बात भी जान लीजिए कि वो बच्चे जो 8 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए टेट्रासाइक्लिन ड्रग ज़्यादा मुफीद नहीं है, नुकसान का बायस हो सकती है, बल्कि ख़ास तौर पे वो उम्र जब दांत डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। टूथ डेवलपमेंट के दौरान ये नुकसानदेह होती है, ठीक है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं फर्दर डिटेल्स को। स्टूडेंट्स, सल्फा ड्रग्स, ये तीसरी कैटेगरी है, ये तीसरा ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का। आइए देखते हैं इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसका क्या इस्तेमाल है और ये कैसे काबिले इस्तेमाल बनाई जा सकती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, सबसे पहली और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ये सिंथेटिक ड्रग है, ठीक है। नंबर 2 कि ये इसमें सल्फोनामाइड ग्रुप पाया जाता है। स्टूडेंट, सल्फोनामाइड एक केमिकल का नाम है जो कि सल्फर ड्रग्स में पाया जाता है, जो कि मसनूई तरीके से लेबॉर्ट्री में तैयार की जाती हैं, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये ड्रग भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होती है, बहुत से इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट, बैक्टीरियोस्टैटिक, इनके काम करने का तरीका क्या है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं, रोक देती हैं। नेक्स्ट, इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस, फॉलिक एसिड के बनने के अमल को रोक देती है, ठीक है। लास्ट वन इज़, ये ड्रग इफ़ेक्टिव है किसके लिए? नमूनिया के लिए, ठीक है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि नमूनिया सांस की बीमारी है।
वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई की वजह से हो सकती है, ठीक है, और इसमें ये दवा बहुत मौसर है, ठीक है। इसी तरह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बात की जाए, हमारे जिस्म में पेशाब को बनाने वाला जो निज़ाम है, खून की सफाई करने वाला जो निज़ाम है, जो गुर्दों और उनसे मुंसलिक नालियों पर मुश्तमिल है, अगर उसके रास्ते में कहीं पर इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाए, तो सल्फ़ा ड्रग्स उसके लिए इफ़ेक्टिव हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। आपसे पूछा जा सकता है, अगर एक्सपायर्ड ड्रग्स इस्तेमाल की जाए, ख़राब हो जाने वाली ड्रग्स एक्सपायरी डेट गुजर जाने के बाद इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन्स हम पर असरअंदाज होती हैं, हमारे किडनीज़ को, हमारे गुर्दों को मुतासिर करती हैं। आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि एक्सपायर्ड ड्रग इस्तेमाल करने से आपके जिस्म का कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब होता है, तो आपने याद रखना है कि किडनी, जिसे गुर्दा कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से सल्फोनामाइड ग्रुप की बात की जाए तो ये खाली सल्फा ड्रग्स में ही नहीं पाया जाता, बल्कि एंटीबायोटिक्स के अलावा कुछ और मेडिसिन भी हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल थायज़ाइड डायरेटिक, ठीक है, ये एक मेडिसिन है जो कि एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है, और ये ब्लड प्रेशर को लो करने में मदद देती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती है, ठीक है, इसमें भी ये सॉल्ट पाया जाता है। ओके, अब हम कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ और इन्फॉर्मेशन वो ये है, एंटीबायोटिक्स, इनकी बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन्स हैं कि जिन्हें मॉडर्न मेडिकल साइंसेज में प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। डॉक्टर्स जिन अदवायात को सबसे ज़्यादा रेकमेंड करते हैं आज के जदीद दौर में, वो ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है। आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस कौन सी हैं, आपने याद रखना है कि वो एंटीबायोटिक्स हैं। इसी तरह से एंटीबायोटिक्स दरअसल ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ड्राइव किए जाते हैं या बनाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मदद से, ठीक है। वो जानदार जो आम आँख से नज़र नहीं आते हैं, उनको इस्तेमाल करके एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया जाता है या उनकी बॉडी से ड्राइव किया जाता है, अख़ज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स जहाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वहाँ अगर इनका ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो सेहत के लिए नुकसान का बाइस भी हो सकती हैं। वो आपके गुर्दों को, किडनीज़ को मुतासिर कर सकती हैं और सीवियर कंडीशन में ये डेथ भी कॉज करा सकती हैं। एंटीबायोटिक्स को बिला वजह इस्तेमाल करने से जिसमें इनके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पैदा हो जाती है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और जरासीमों पर इनका असर होना बंद हो जाता है, इनका असर नहीं होता, और इस चीज़ को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये तमाम मौज़ूआत जो आज हमने डिस्कस किए हैं एंटीबायोटिक से रिलेटेड थे। मुझे उम्मीद है ये तमाम टॉपिक्स आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इन टॉपिक्स को आपने हर हवाले से तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी, लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर भी और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी। आपने इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे से याद करना है। आज के लेक्चर को समझने के बाद अच्छे से नोटबुक पर लाजमी नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और अपने पेपर्स में अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।